दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। टारगेट एग्जाम विधि चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मैं आपके बीच 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के हाजिर हूं। ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वायु दाब मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग करते हैं? तो वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसे हम हिंदी में वायु दाब मापी भी कहते हैं। फैदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। सिस्मोग्राफ का उपयोग भूकंप का पता लगाने के लिए किया जाता है। और हाइड्रोफोन का उपयोग द्रवों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए किया जाता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। माइटोकांड्रिया कोशिका का शक्ति केंद्र होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकांड्रिया को कहते हैं। गोल्जी का या गोल्जी बॉडी कोशिकाओं का यातायात प्रबंधक होता है। लाइसोसोम आत्मघाती थैली कहलाती है या सुसाइड विस्कल लाइसोसोम को कहते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? तो धातुओं का राजा दोस्तों सोने को कहा जाता है। सोना धातुओं का राजा होता है। चौथा प्रश्न है हमारा, संतुलित विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो संतुलित विकास का सिद्धांत रागनार नारकसे ने दिया था। संतुलित विकास का सिद्धांत रागनार नारकसे ने दिया था। और जबकि असंतुलित विकास का सिद्धांत अल्बर्ट हिर्शमैन द्वारा दिया गया था। अल्बर्ट हिर्शमैन ने असंतुलित विकास का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पांचवा प्रश्न है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स बुक के लेखक कौन है? या प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक अल्फ्रेड मार्शल द्वारा लिखी गई है। अल्फ्रेड मार्शल ने प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स बुक लिखी है। छठवां प्रश्न है, ट्रोपोफाइट्स किस प्रकार की वनस्पतियों को कहते हैं? तो जो उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पतियां होती हैं उन्हें हम लोग ट्रोपोफाइट्स कहते हैं। हाइग्रोफाइट्स दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पतियों को हाइग्रोफाइट्स कहा जाता है। जेरोफाइट्स उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पतियां होती हैं। और हाइड्रोफाइट्स जल प्लावित क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पतियां होती हैं। सातवां प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। इसका प्रतिशत 78.09% है। जो अन्य गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं उनका प्रतिशत यहाँ दिया गया है। जैसे ऑक्सीजन का प्रतिशत है 20.95%, आर्गन का है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एग्जाम में बहुत पूछता है 0.0036% है, नियॉन गैस का 0.002% है, हीलियम 0.0005% है। इसी तरह क्रिप्टॉन का है 0.001%, जेनॉन का है 0.00009 और हाइड्रोजन का है 0.00005%। दोस्तों इसे जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। जो महत्वपूर्ण गैसें हैं जैसे आपका CO2 हो गया और ऑक्सीजन हो गया या फिर ऑक्सीजन हो गया, नियॉन गैस हो गया, इन 3-4 गैसों के बारे में एग्जाम में बहुत पूछता है। आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतिदुर्ग था। आंसर आपका होगा दंतिदुर्ग। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यभूति ने पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश की स्थापना की थी। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था और चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नौवां प्रश्न है आपका, नील नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो नील नदी का उद्गम स्थान विक्टोरिया झील है जो कि बुरुंडी में स्थित है। यह अफ्रीकी देश है और यह समागम इसका कहाँ है? तो यह भूमध्य सागर में जाकर के गिरती है नील नदी। अगली नदी है आपकी अमेजन नदी। अमेजन नदी का उद्गम स्थान पेरू के एंडीज पर्वतमाला स्थित लैगो विल्फोरा में है। लैगो विल्फोरा में इसका उद्गम होता है और यह अटलांटिक महासागर में गिरती है। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में गिरती है। और अमेजन नदी लैगो विल्फोरा से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, मलक्का जल संधि या मलक्का जल डमरू मध्य किसको जोड़ता है? तो मलक्का जल डमरू मध्य अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। इसकी भौगोलिक स्थिति है इंडोनेशिया को मलेशिया से जोड़ने। भौगोलिक स्थिति इसकी इंडोनेशिया को मलेशिया से
जोड़ती है और अंडमान सागर और चीन सागर के जो है मध्य में स्थित है मलक्का जल संधि। आगे देखते हैं, पाक जल संधि या पाक जलडमरू मध्य मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी के मध्य है, जो कि भौगोलिक स्थिति के आधार पर भारत और श्रीलंका के मध्य भी स्थित है। और बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर और चुक्सी सागर के मध्य है। अगर इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यह अलास्का और रूस को जोड़ता है। 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है हमारा, 7 पहाड़ियों का नगर कहाँ स्थित है। दोस्तों 7 पहाड़ियों का नगर रोम को कहा जाता है, जो कि इटली में स्थित है। और लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान का उपनाम है। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। मोतियों का द्वीप बहरीन का उपनाम है। आगे देखते हैं, 12वां प्रश्न है, झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है। तो झुकी हुई मीनार दोस्तों पीसा में इटली में स्थित है। झुकी हुई मीनार इटली में स्थित है। ओपेरा हाउस सिडनी ऑस्ट्रेलिया, मार्डेका पैलेस जकार्ता इंडोनेशिया और द ग्रेट स्फिनिक्स ऑफ गीजा मिस्र या इजिप्ट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 13वां प्रश्न है हमारा, ईरान की मुद्रा क्या है। दोस्तों ईरान की मुद्रा होती है रियाल और इसकी राजधानी तेहरान है। अन्य देश और राजधानियां मुद्रा देख लेते हैं। इराक की राजधानी बगदाद और मुद्रा दिनार। बहरीन की मनामा और मुद्रा जो है दिनार होगी। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी और मुद्रा दिनार होगी। इन तीनों देशों में दिनार मुद्रा प्रयोग में आती है। और जैसे इराक की है तो ये इराकी दिनार कहलाएगी, बहरीन की है तो बहरीनी दिनार कहलाएगी और कुवैत की है तो कुवैती दिनार कहा जाएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 14वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निर्धारित करता है कि संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो राष्ट्रपति में कार्यपालिका संबंधी शक्ति का निर्धारण अनुच्छेद 53 करता है। अनुच्छेद 53 में प्रावधान है कि संघ की कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, ऐसा वर्णन है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 76 है, राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 76 में वर्णन है कि राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैकरल ने की थी। हेनरी बैकरल आपका आंसर होगा। न्यूक्लियर रिएक्टर की खोज एनरिको फर्मी द्वारा की गई थी, रेडियम की मैडम क्यूरी द्वारा। और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की जॉर्ज सिमोन ओम ने की थी। जॉर्ज सिमोन ओम द्वारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में कौन सा सम्मिलित नहीं है। नॉन बैंकिंग अर्थात NBFI में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो एग्जिम, सिडबी, नाबार्ड या बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक ऑफ इंडिया जो है 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। यह एक रेगुलर बैंक की तरह ऑपरेट करता है। ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में नहीं आता है, क्योंकि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वे होते हैं जो पूर्ण बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त नहीं करते हैं, परंतु बैंक की तरह जो है सारी सेवाएं प्रदान करते हैं। उन्हें पूर्ण लाइसेंस बैंक का नहीं मिला रहता है। जैसे अन्य ऑप्शन थे उसमें एग्जिम बैंक हो गया आपका, जिसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक कहते हैं। ये जो है प्रोवाइड करता है फिनेंशियल असिस्टेंट टू एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को जो है फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सिडबी बैंक जो है आपका, यह स्मॉल इंडस्ट्रीज, जिसका फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, 1990 में इसको शुरू किया गया था। और ये भी जो है एक वित्तीय संस्था है जो प्रमोट करती है फाइनेंसेस एंड डेवलप्स माइक्रो, जो छोटे सूक्ष्म लघु और मीडियम एंटरप्राइज हैं, SMEs जिनको कहते हैं, उनको भारत में प्रमोट करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। नाबार्ड बैंक की बात करते हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म होगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, 1982 में शुरू किया गया था। यह एक ऐसा बैंक है जो मदद करता है या प्रोवाइड करता है रेगुलेटिंग क्रेडिट प्रदान करता है किसानों के लिए। स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज हैं, कॉटेज विलेजेस इंडस्ट्रीज हैं, हैंडीक्राफ्ट जो हैं, और इसके अतिरिक्त जो
इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ होती हैं रूरल एरियाज़ में, उनकी समृद्धि को प्रमोट करने के लिए, ग्रामीण विकास को प्रमोट करने के लिए इसकी नाबार्ड की शुरुआत की गई थी और इसकी स्थापना नाबार्ड की हुई थी 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आवेग किसके तुल्य होता है? तो आवेग जो है संवेग के परिवर्तन के तुल्य होता है। यांत्रिकी में बल का आवेग संवेग में परिवर्तन के समतुल्य होगा। यांत्रिकी में जो है बल का जो आवेग होता है वह संवेग में परिवर्तन के समतुल्य होता है। आवेग एक सदिश राशि है जिसका SI मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है जरा दूरदृष्टि या जो है प्रेस बायोपिया के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? तो प्रेस बायोपिया के लिए द्विफोकसी लेंस का उपयोग करते हैं। आंसर आपका होगा द्विफोकसी लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है जब किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे क्या कहते हैं? जब किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे हम लोग रिडक्शन कहते हैं या अपचयन कहते हैं। किसी परमाणु या अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम लोग अपचयन कहते हैं। ये इसकी परिभाषा थी। 20वां प्रश्न है मिट्टी की उर्वरता में केंचुओं की भूमिका का अध्ययन किसने किया था? केंचुआ मिट्टी की उर्वरता में सहायक होता है। इसका अध्ययन चार्ल्स डार्विन ने किया था। ऑप्शन आंसर आपका चार्ल्स डार्विन होगा। द फादर ऑफ जेनेटिक्स अनुवांशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में परिकल्पना का प्रकाशन सबसे पहले जेबियस हेल्डेन ने किया था और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जेम्स क्लार्क मैक्सवेल द्वारा दी गई थी। तो दोस्तों ये थे 20 प्रश्न। मुझे आशा है कि ये आपके एग्जाम में आपकी बहुत मदद करेंगे। इसी तरह के वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।